नंबर 14 वर्कशीट नंबर 1 क्वेश्चन है पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी क्यूबिक लैटिस। जो पोटेशियम है वो किस लैटिस में जा रहा है? बीसीसी लैटिस में जा रहा है। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तुमसे कह रहा है यूनिट सेल्स बताओ इन 4 ग्राम पोटेशियम। देखो बीसीसी सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, यस सर। तो मतलब 2 एटम्स को मिला के एक सेल मिल जाएगा। अगर 2 एटम्स हुए तो एक सेल पक्का मिलेगा। तो मतलब मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझे ये पता लगाना होगा कि 4 ग्राम पोटेशियम में कितने एटम्स होते हैं। तो मुझे पता है जो मोलर मास होता है उसके अंदर एवोगैड्रो एटम्स होते हैं। मोलर मास में हमेशा ही कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो। तो 40 ग्राम में एवोगैड्रो एटम्स होंगे। तो बताओ 4 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? एवोगैड्रो बाय 40 इंटू 4 0.1 एवोगैड्रो एटम्स। तो ये एटम्स आ गए कि कितने हैं। 2 एटम से एक सेल मिलता है। ठीक है, तो एक एटम से कितना सेल मिलेगा? आधा सेल मिलेगा। एंड हमारे पास तो कितने एटम्स हैं? 0.1 एवोगैड्रो। तो 0.1 एवोगैड्रो एटम से कितने सेल मिल जाएंगे? हाफ इंटू 0.1 एवोगैड्रो सेल्स। इसे सॉल्व कर लो एंड आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है ये? यस सर, क्लियर। इंदर जो जिया क्लियर है? धनिष्ठा? यस सर। अगला तो ये एटम में हाफ सेल वाला बता दो एक बार फिर से। दो एटम से मिला के एक सेल मिलता है ना, तो फिर यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने कि एक एटम अगर होता तो कितना सेल मिलता? हाफ। एंड मेरे पास कितने एटम्स हैं? 0.1 एवोगैड्रो। तो 0.1 एवोगैड्रो से कितने सेल्स मिलेंगे? हाफ इंटू 0.1 एवोगैड्रो। क्लियर जिया? यस सर। अर्शिया क्लियर है? यस सर। 14th के बाद अगला डाउट कौन सा है महिमा? सर 30 और 31। सर उससे पहले 20 ले लो। तो मिनट, अब मैं 30 पे आ गया हूँ। 30 31 करना, 20 भी करेंगे। 2 मिनट। यस सर, 30 में मेरा भी डाउट है, वो आंसर नहीं आ रहा था, उसका कंसेप्ट तो सही लगाया था। देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये 30th क्वेश्चन है। तुमसे कह रहा है कि एज लेंथ है 500 पिकोमीटर। 500 पिकोमीटर मतलब 500 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो एज लेंथ तो पता चल गई। बीसीसी लैटिस है तो नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल गए। टू बीसीसी है क्योंकि। तुमसे क्या कह रहा है? तो मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होती है ये तन्वी? तो 1 मोल की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ठीक है, 1 मोल मतलब वॉल्यूम ऑफ एवोगैड्रो सेल्स। 1 मोल में कितने सेल्स होंगे? एवोगैड्रो। ठीक है, एक सेल की वॉल्यूम कितनी होगी? ए क्यूब, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻8 का क्यूब। ये एक सेल की वॉल्यूम है, लेकिन मुझे क्या निकालना है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब एवोगैड्रो सेल्स की वॉल्यूम। तो एवोगैड्रो सेल्स की जो वॉल्यूम होगी, ये एक सेल की है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये बनेगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 125 इंटू 10⁻24। कर लोगे इसे सॉल्व? ये पार्ट आ जाएगा। यस सर। 31st भी है इसके बाद, फिर 20 वो करते हैं। थर्टी फर्स्ट अभी नहीं होगा, 20th करते हैं। नहीं, मुझे 16, 17 और 19 में भी डाउट है। ठीक है, और सर मुझे क्वेश्चन नंबर 34 में भी डाउट है। 2 मिनट, 16 से शुरू करते हैं। 17 तो मैंने क्लास में कराया था। एक मिनट सर, मेरे को भी डाउट है। सर 17th वाले में डायगोनल हमने 12 ही लिए थे ना? 4 बॉडी डायगोनल वाला क्वेश्चन था सर ये। देखो 16th क्वेश्चन क्या है, द लिथियम एटम हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। लिथियम का बॉडी सेंटर लैटिस है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिथियम एटम्स? तो बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं जिया? सर किसमें पूछा आपने? बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड लैटिस में कितने एटम्स होते हैं? बीसीसी में 2 ही तो होते हैं। तो फिर लिथियम का क्या मतलब? वो तो एटम दे रखा है, लिथियम एटम। अच्छा ठीक है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक सेल, 1 एटम एट ईच कॉर्नर। कॉर्नर वाला का हो गया 8 into 1। हाँ, ठीक है, वाला क्वेश्चन देख लिया करा हुआ। ये वाला समझ आ गया? 17th याद आ गया? सर डायगोनल इसमें जैसे इन्होंने मेंशन करा था ईच कॉर्न, मतलब वैसे तो 12 डायगोनल्स होते हैं ना उसमें, अगर हम फेसेस के अकॉर्डिंग 12 डायगोनल्स कहाँ से होते हैं? 12 एजेस होते हैं। सर एजेस होते हैं, मतलब 12 तो अगर हम डायगोनल्स फेसेस तो 4 ही होते हैं। बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल तो कितनी होती हैं? 4। फेस डायगोनल तो लेना ही नहीं ना। यहाँ पे जो बात चल रही है वो सिर्फ बॉडी डायगोनल की है। क्लियर है जिया? यस सर। ठीक है, सिर्फ बॉडी डायगोनल की बात चल रही है। एंड बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं? 4। हर एक पे 2 एटम्स रखे गए हैं, तो उस हिसाब से तुम सॉल्व कर सकते हो। हर एक पे 2 एटम्स हैं, तो टोटल कितने एटम्स हो गए? 8। एंड उनका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही रहेगा, क्योंकि बॉडी जो चीज होती है वो तो क्यूब के अंदर रहता है। तो टोटल कितना हो गया? 1 यहाँ से हो गया, 8 यहाँ से हो गया, तो टोटल कितना आ गया आंसर? 9। 9 जिया? सो ठीक है, अगला था 16, 17 हो गया, इसके बाद 20, 19th 19th भी है सर मेरे को पहले वाले में भी है। करते हैं रुक जाओ। A compound is formed by elements X and Y crystallizes in a cubic cell where Y atoms are placed at the corners of the cube. तो Y कितना हो गया? 8 into 1/8, which is equal to 1. And X atoms at the edge centers of any face एक फेस का। देखो ध्यान से समझो, अब ये कोई एक फेस ले लो, एक फेस में कितनी एजेस होती हैं? 4। ठीक है, एक फेस में कितनी एजेस है? 4। और हर एक के सेंटर पे एक एक एटम लगा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए?
4 और एच सेंटर की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/4 1/4। तो आंसर क्या आएगा XY या YX क्लियर है या नहीं 6 नहीं होगा वो 6 into 1/4 सॉरी 6 into 1/4 क्यों नहीं एज सेंटर पे है ना ये तो एज तो मतलब 12 होता है तो 12 into 1/4 एच सेंटर्स ऑफ एनी फेस एक फेस क्लियर है आदित्य अच्छा ठीक है ठीक है ना एक किसी बार एक फेस वाला बता दो फिर से। एज सेंटर्स ऑफ एनी फेस एक फेस का एज सेंटर पे रखना है जी हाँ, हर एक एज सेंटर पे नहीं रखना एनी फेस कोई एक फेस लिया एक फेस में कितने एज सेंटर्स होते हैं 4 ही तो होते हैं Yes, sir. एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 तो 4 into 1/4 तो आंसर आ जाएगा 1 तो y भी 1 x भी 1 तो फॉर्मूला बन जाएगा yx क्लियर अर्शिया धनिष्ठा दिव्यांश यस सर क्लियर हो Yes. Yes, sir. 20th करते हैं इसके बाद certain element crystallizes in a FCC structure and has a molar mass 120.4 तो मॉलिक्यूलर मास तुम्हें दे रखा है 120.4x the density is 0.1 x gram per centimeter cube एज लेंथ निकालनी है एंड द रेडियस एफसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या किया था n into m अपॉन एवोगैड्रो into a क्यूब धनिष्ठा डेंसिटी का फॉर्मूला वहां पे z होता है जहां से तुम कर रहे हो काम याद आया तो नहीं पढ़ा डेंसिटी जेड सर तो बड़ा सर वो हाँ। नीचे ए क्यूब था फॉर्मूला में डेंसिटी हाँ a क्यूब था सर यहीं पे गलती होगी मैंने ए ले लिया था उसको तब कैलकुलेशन एरर हो कर लोगे फिर आगे गई यस सर आगे कर लूंगा मैं किसी और का डाउट है नहीं 20th सर बता दो बता दें यस सर मेरा गलत आ रहा है आंसर 0.1x डेंसिटी है एंड n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4 मॉलिक्यूलर मास तुम्हें दे रखा है 120.4x अपॉन एवोगैड्रो वैल्यू क्या निकालना क्या है एज लेंथ निकालनी है ना तो 6.02 into 10⁻23 into a क्यूब तो सबसे पहले तो ये x काट दो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है काट देते हैं ठीक है तो a क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ से 4 into 120.4 whole divided by 0.1 into 6.02 into 10⁻23 इसको कैलकुलेट करूं 2 मिनट रुको लेट मी कैलकुलेट इट 4 into 120.4 whole divided by 0.1 divided by 6.02 800 into 10⁻23 ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं a क्यूब दिस विल बी 8 into 10⁻21 -21 हाँ बिल्कुल तो यहां से a कितना आ जाएगा 2 into 10⁻7 सेंटीमीटर कोई डाउट नो सर नो डाउट अर्शिया नो सर सर क्यूब रूट होके ये कैसे आया हाँ ये क्यूब रूट लेके ये कैसे आया 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 ही तो होता है 2 2 जा 4 2 4 जा 8 21 का 21 को 3 से डिवाइड कर दो 7 जब 10 रेज़ टू पावर समथिंग होता है ना मान लो 10⁻18 है
उसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो सीधा, तो ये बनता है -6। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। एंड इसके बाद सेकंड पार्ट है रेडियस ऑफ एटम। रेडियस निकालना है, तो हमें पता है 4r इज √2a। एफसीसी में 4r इज √2a। रेडियस तुम्हें क्वेश्चन में निकालना है एंड एज लेंथ इज प्रोवाइडेड। एज लेंथ कितना था अभी अभी निकाला ही हमने, 2 × 10⁻⁷, तो यहाँ से r आ जाएगा। कर लोगे? यस सर। सर आप पहले कंफर्म कर दो मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, फिर आप बाद में वो बोलते रहोगे। मुझे तो लगता है कि तुम मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ती हो ऑनलाइन। नहीं मल्टीपल तो नहीं कह सकते, मेन एक है, कभी कभार वहां पे नहीं होता तो और कुछ रेफर करना पड़ता है, बट मेन एक है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे बताना कि मैं सही गेस करता हूँ या नहीं, ठीक है? ओके सर। केमिस्ट्री का ही बताता हूँ। जहां तक मुझे आइडिया है कि तुम E2s की लेक्चर्स रेफर करते हो या मोशन नहीं के सर, आइडिया? नो नहीं, क्योंकि बच्चे यही करते ये हैं तो मैं अगर पहली बार सुन रही हूँ। घर पे बैठ के पढ़ते हैं। यही तो मतलब एक बहुत अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री के वो हैं। नहीं, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। क्योंकि जितना डिटेल में ये पढ़ाते हैं ना, उतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता। एंड जो इनका पढ़ाया हुआ काम है वो तभी समझ आ सकता है जब आपको बेसिक्स आते हैं। आदित्य रेफर करता है कभी कभी, वो बताता नहीं है लेकिन। क्यों आदित्य? मैंने तो नाम पहली बार सुना ही है। ऐसा झूठ मत बोलो, देखो सब। हाँ सच्ची में। सर मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ। तुम वो नीट में एडीजी से करती हो, वेदांतु में एडीजी हो गया अब तो। नहीं 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 नहीं, नहीं वो भी नहीं है। वेरी क्लोज गेस। वेरी क्लोज। हाँ, तो वेदांतु का ही कोई प्लेटफॉर्म होगा फिर, और क्या? कैटलिसिस बाय वेदांतु है, यहाँ पे पॉपुलर सर पढ़ाते थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वो तो छोड़ गए, बट सैड, वेरी सैड। छोड़ गए क्यों? पता नहीं, अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अभी बताया नहीं कुछ, बट यूट्यूब ही पढ़ाएंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे शायद। या तो फिजिक्स वाला ज्वाइन किया होगा या अनअकैडमी। 3 ही देखो, मेन 3 है जो जहाँ पे बंदा जा सकता है, अनअकैडमी या आजकल फिजिक्स वाला भी थोड़ा सा नाम चल रहा है, वो भी अच्छी पे दे रहा है सुनने में है। And तीसरा वही वेदांतु बस, बायजूस या चौथा बायजूस। बायजूस खैर अभी ऑनलाइन में इतना नहीं है, लाइव में जितना ये 3 है, और तो मुझे पॉसिबिलिटी लगती नहीं। अच्छा पाहु सर, मैं भी कैसे भूल गया कि फ्री में तो सबसे कॉमन ये चीज है जो मतलब जो सबसे कॉमन बच्चे के दिमाग में आती है। मैं कहाँ ले गया था कि तुम शायद अलग ही दुनिया में पढ़ने चले गए हो। सर हम्म। सर जो हमारा अभी ये वाला फाइंड करके आएगा सेंटीमीटर में आएगा ना आर, तो फिर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? देखो 1 नैनोमीटर is 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर is 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को नैनो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो 10⁻⁷ से। ये तो कट ही जाएगा फिर पूरा। क्लियर? यस सर। आंसर सेम नहीं भी होगा तो चेक कर लेना, आंसर कई बार गलत है इस असाइनमेंट में, पिछली बार भी काफी गलतियां थी, वो कोई इश्यू नहीं है, तुम लोग कंसेप्ट समझते चलो। इंद्रजोत क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट पे आ जाएं, इसके बाद पहले फर्स्ट क्लियर कर दें। रचित क्या डाउट है भाई फर्स्ट में? ये तो मैंने क्लास में कराया हुआ है। फेस सेंटर में कितने एटम्स होते हैं? 4। बॉडी सेंटर में कितने होते हैं? 2। सर एटम्स है ना, लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन द वन
यूनिट तो सेल लैटिस इन ईच। फेस सेंटर में 8 तो कोनों में हो गए और 6 बीच में हो गए। पॉइंट्स तो इतने सारे हो गए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। वो चेंज, क्वेश्चन चेंज कर लो, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, ऐसे कर लो। ओके सर, 1 मिनट और भी है। अगला round कौन सा रह गया अभी? इसके बाद 28 के बाद सर क्वेश्चन 14 34। 34। रचित तुम क्या कह रहे थे? सर 14 भी है। सर 30 क्वेश्चन भी 14 है। करवा चुका तुम लेते। तो रिकॉर्डिंग भेज देना। 15 बता दो फिर। 15 करवाया। 15 तो मैंने क्लास में कराया हुआ है। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8। सर राइट वाले की 1 कैसे है? इसकी बॉडी सेंटर की 0 नहीं होनी चाहिए? क्यों? बॉडी सेंटर वाला तो पूरी बॉडी के अंदर रहता है, तो कंट्रीब्यूशन विल बी फुल। फिर वही तो नेबरिंग पे कैसे आ गई? फिर नेबरिंग पे तो कोई कुछ भी नहीं आना चाहिए, पूरा तो चला गया वो। Explain how much portion of an atom is located at the corner body center of a cubic unit cell. नेबरिंग पे तो कुछ भी नहीं आया सर। हाँ, बॉडी वाले नेबरिंग के हिसाब से नहीं आएगा, इसमें स्टेटमेंट्स थोड़ी आगे पीछे हो रखी हैं। वही चीज, आंसर किसी और के हिसाब से दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स कुछ और है। कोई बात नहीं। सर 31। 31 तो मैंने अभी बताया कि नहीं होगा। हाँ जी ठीक है सर। सर ये अगला 32 में भी ना मेरा A5B3 आ रहा था, उसमें 4 दिया हुआ है, A4B3। एट सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। हाँ, A5 आएगा। नहीं, 5 क्यों 5 आएगा? है ना। 12 into 1/4, 3 + 1 4 ही तो आएगा। सब बता दो एक बार, ये कंफ्यूजन थी इसमें। A crystalline solid AXBY is expected to have atoms A at every H center. A कहाँ पे है? Every H center. H center मतलब कितने एजेस होते हैं? 12, कंट्रीब्यूशन 1/4, तो 3 हो गया। एज वेल एज बॉडी सेंटर +1 कर दो, तो A के कितने एटम्स हो गए टोटल? 4। सर बस रहने दो सर, हो गया यहीं से, फिर गलती होगी। बॉडी सेंटर ले लिया था, बॉडी सेंटर को मैंने फेस सेंटर समझ लिया था। सर 31 बताया था अभी आपने? हाँ, 31 बताया था अभी आपने? नहीं वो भी नहीं होगा। 38 भी है सर। 30th। यस सर। तुम अपना व्हाट्सएप तो बंद करो पहले। सर वो म्यूट चला हुआ सर ये है। तो आपने अभी करवाया सर आपने ये वाला क्वेश्चन। 30th। तुम लेट हो। दिया गया। हाँ हाँ। अच्छा 28 भी बता दो। Solids which do not show the physical properties is anisotropic, ये तो पता ही है। करवाया था क्या? थ्योरी में कराया तो हुआ है। पढ़े नहीं हुआ। सेम वैल्यू नहीं होती फिजिकल प्रॉपर्टी की इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके सर 30th करवा दिया। 1 मिनट और बता दो। 34th बता दो। 34th बता दें? लाओ 34th बता देते हैं। 34th किस किस का हो गया? इंद्रजीत काम किया आज? हाँ जी सर, मैंने 30th से पहले पहले वाले सारे किए थे। ठीक है। एंड इशिका तुम्हारा काम नहीं आया? इशिका, मुझे ना एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा लगता है, जो स्पेशली तुम्हारा होमवर्क चेक किया करे एंड तुम लोगों को कॉल कर करके होमवर्क के लिए बोला करे कि होमवर्क नहीं आया, होमवर्क नहीं आया। करूंगा जल्दी। An element crystallizes in a structure of FCC unit cell with edge length of, तो n वैल्यू तो 4 हो गई FCC में, एंड एज लेंथ तुम्हें दे रखी है 200 पिकोमीटर। दिस विल बी 2 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है। The density of the element is
200 gram of it contains 24 into 10 is power 23 atoms. डेंसिटी निकालने के लिए मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए। क्या ये मॉलिक्यूलर मास है 200 ग्राम? क्या ये मॉलिक्यूलर मास है? सर ये गिवन मास है। ये तो गिवन मास है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एवोगैड्रो एटम्स का जो मास आएगा वो हमेशा मॉलिक्यूलर मास होता है। तो एवोगैड्रो एटम्स का मास निकाल लेता हूँ। तो 24 into 10 is power 23 एटम्स अगर मैं लेता हूँ तो उसका मास है 200। अगर एक एटम लेता तो उसका मास कितना होता? 200 डिवाइडेड बाय 24 into 10 is power 23। ये एक एटम का है। तो एवोगैड्रो एटम्स का मास कितना हो जाता? डिवाइडेड बाय 24 into 10 is power 23 into 6.02 into 10 is power 23। 50 आएगा सर। 50 आएगा। तो 50 आ जाता है यहाँ से मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। एंड अब तो डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी इज n, n की वैल्यू है 4, m 50 अपॉन एवोगैड्रो इंटू a क्यूब। कोई डाउट? कर लोगे इसे सॉल्व? यस सर। करो इसे नोट। इसके बाद Yes. अगला डाउट बताओ। अलग अप्रोच की थी मैंने इसमें। हाँ मैंने इसकी अप्रोच अलग की थी। कैसे इसमें बताओ? मीन डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू n अपॉन a क्यूब बाय जो n नॉट है उसकी जगह मैंने ये ले लिया 24 into 10 raised to power हाँ, -23। वो भी ठीक है। उस तरीके से भी तो निकाला फिर जा मास सकता है। मतलब तुमने नॉर्मल डेंसिटी यूज कर लिया ना, वो भी तरीका ठीक है। ऐसे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया नोट? कोई डाउट यहाँ तक? यशी का काम किया था या नहीं? यशिका यस सर। मुझे पीडीएफ नहीं भेजा अभी तक। मैंने पूरी नहीं की थी वर्कशीट। क्यों? सर देखो पता है क्या, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना एंड मुझे यस या नो में बता देना बस अपना आंसर। ठीक है? सबसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ यशिका से नहीं। मेरे पास ना पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि मैं तुम लोगों का डेली होमवर्क चेक करूं एंड मतलब मैं तुम पे ध्यान दूं कि तुम लोग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरा तरीका ये है कि जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, जो काम नहीं कर रहे वो ना करें, मतलब फोकस ना किया जाए। मैं अपना पढ़ाने पे ध्यान दूं, बाकी सब कुछ तुम पे छोड़ दूं कि तुमने काम करना है या नहीं करना है। तुम लोग डिसाइड कर लो कि किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है। अगर मैं एक बार उस डायरेक्शन में मूव ऑन कर गया कि मैं बच्चे पे ध्यान नहीं दूंगा कि बच्चा काम कर रहा है या नहीं, मतलब वैसे ध्यान दूंगा लेकिन ये ध्यान ना दूं कि बच्चा होमवर्क कर रहा है या नहीं, तो फिर मुझे होमवर्क की कोई टेंशन नहीं होगी कि तुम लोग कर रहे हो या नहीं। लेकिन उसमें तुम्हारा नुकसान होगा बहुत बड़ा कि तुम लोग काम करना छोड़ दोगे एंड कहीं ना कहीं अगर काम करना छोड़ोगे तो समझ आना बंद हो जाएगा, ये याद रखना। तो अच्छा यही रहेगा कि हर रोज अपना काम करें। अगला डाउट सर लास्ट खत्म? वाले का आंसर बनाया सर वो मैंने भी पीडीएफ नहीं भेजी थी, वो मेरे कुछ डाउट्स थे सर, मैं करके भेज देता हूँ आपको बस, जो डाउट क्लियर हो गए। बाकियों ने भी कईयों की नहीं आई, कईयों की आई है, कईयों की नहीं आई। तो कोशिश किया करो कि जब मैं काम दूं तो पीडीएफ जरूर भेजा करो। अब से वैसे मैं काम देने का तरीका बदलने वाला हूँ। अब से जैसे +1 में चल रहा है वैसे चलाएंगे। देखते हैं तुम्हारे वाले में मेथड काम आता है या नहीं। सर ये लास्ट वाला गलत है ना आंसर? आंसर हाँ इसका गलत हो सकता है, शायद चेक कर लेना, बाकी तो सिंपल ही है। ठीक है सर। ठीक है, करे काम आगे। कोई डाउट है किसी को अभी तक जो लास्ट लेक्चर तक किया है? कोई भी डाउट? एक्सक्यूज नो मी डाउट सर, सर।
बोलो। ये सर व्हाट्सएप पे सेंड करनी है PDF? हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे मेल कर दो, जैसे मर्जी कर दो, कोई इशू नहीं है सच। तो और सर एक ना ये डाउट है कि जैसे हमें दिया होता है लिथियम या पोटेशियम, तो इसमें एटॉमिक नंबर या मास का तो कोई रोल नहीं ना होता? यहाँ पे कौन से वाले क्वेश्चन में कैसे कह रहे हो? नहीं, जैसे वैसे क्वेश्चन बीच में आए हैं जैसे जनरली पोटेशियम लिथियम वगैरह। ये दिया हुआ है कि लिथियम क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी लैटिस, वो तो वैसे बता दिया कि कोई एटम है जो बीसीसी लैटिस में जा रहा है। जैसे यहाँ दिया है ना एन एलिमेंट, वहां पे एन एलिमेंट की जगह वो कह देते हैं कि लिथियम, बस वो तो इस तरीके से स्टेटमेंट बनाने के लिए। ओके सर। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, एंड ईमेल अगर कोई करना, वैसे मैं व्हाट्सएप ही प्रेफर करूंगा, मैं मेल चेक नहीं करता, तो फिर भी अगर मेल करना है तो इस आईडी पे कर सकते हो। garg.logics@gmail.com। ठीक है, आगे काम करते हैं। हमने पिछली क्लास में पैकिंग शुरू किया था, किसी को कोई डाउट पैकिंग? नहीं सर, 1D में कर लिया था सर हमने। 1D में हमने पैकिंग कर लिया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए डायग्राम बना रहा था कि शायद टाइम बच जाए, लेकिन पूरा नहीं हो पाया उस टाइम। आज का लेक्चर थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि डायग्रामेटिकल है, एंड बस समझ आना चाहिए। देखो, हमने 1D में क्या कहा था कि बस एटम्स एक लाइन में पड़े हैं, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। कोई भी एक एटम ले लो, जैसे मैंने ये वाला एटम ले लिया, इसके साथ डायरेक्टली कितने एटम्स टच कर रहे हैं? एक ही एटम टच कर रहा है, एक ही एटम टच कर रहा है। तो हमने पैकिंग इन 1 डायमेंशन किया। तो डाउट है उसमें किसी को? नहीं? अब हम 2D में करते हैं यही पैकिंग, तो हेडिंग डाल लो पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। पैकिंग इन 2D। ठीक है, तो 2D में पैकिंग करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम पैकिंग कर सकते हैं 2 डायमेंशंस के अंदर। पॉसिबिलिटी नंबर 1 यही है, एक के बाद एक एटम लाइन में लगाते गए 2D में बन गया। कोई डाउट? दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 1। कोई भी एक बीच वाला आइटम उठा लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने के लिए। मान लो मैं ये वाला आइटम उठा लेता हूँ, एटम अंडर ऑब्जर्वेशन। कोई भी एक एटम उठाना है, मैं ये वाला आइटम उठा लेता हूँ, एटम अंडर ऑब्जर्वेशन। ये डायरेक्टली कितने एटम्स को टच कर रहा है? तो 4। नंबर 1, नंबर 2, डायरेक्टली देखना है जो टच कर रहा है। ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, डायरेक्टली ये 4 एटम्स के कांटेक्ट में है, हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोई डाउट? एंड ध्यान से देखो, अगर मैं सेंटर से सेंटर मिलाऊं, अगर मैं सेंटर से सेंटर मिला दूं इनका, तो एक स्क्वायर मिल रहा है। अगर मैं इनका सेंटर से सेंटर ज्वाइन करूं तो एक स्क्वायर मिलता है। इसीलिए इस पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। इस पैकिंग को क्या बोला जाता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। क्लियर? कोई डाउट? फर्स्ट टाइप ऑफ पैकिंग इन 2D।
स्पेयर क्लोज पैकिंग। किसी का कोई डाउट? नो सर। अब इसमें देखो बहुत ज्यादा खाली जगह बच रही है। खाली जगह देखो कितनी ज्यादा बच रही है, खाली जगह, वाइड एम्प्टी स्पेस, बहुत जगह खाली जगह है ना, खाली जगह बहुत ज्यादा है। कोई डाउट? नो सर। बनाना है इसे, बनाओ फटाफट, पेन पेंसिल निकाल लो अपनी, ड्राइंग करना शुरू करें। आज का लेक्चर ड्राइंग पे ही है। सर ऑर्गेनिक की कोई ऐसी बुक बताइए जिसमें थ्योरी भी हो एंड न्यूमेरिकल्स भी हो मेंस लेवल तक की। ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक है। बना लिया सबने? यस सर। कोई ऐसा जो अभी भी बना रहा है? सर 1 मिनट। 1 मिनट सर। आराम से बनाओ, कोई चक्कर नहीं यार, जल्दबाजी नहीं है इस काम में, क्योंकि मुझे पता है मैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्कल्स बना रहा हूँ, एंड असली में ऊपर नीचे सर्कल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये क्या है, यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो, दिस इज दी वॉइड एम्प्टी स्पेस। अच्छा मुझे ना तुम लोगों से, चलो वैसे छोड़ो रहने दो, टाइमिंग्स की सेटिंग यही ठीक है, बाद में पता चलेगी ये टाइम निकल जाए हाथ से, क्योंकि अगले 2-3 महीने तक क्लासेस ऑनलाइन है। तो मैं सोच रहा था कि जब तक क्लासेस ऑनलाइन ही हैं तब तक हम थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर लें। सर आपकी +1 की नहीं है फिर इसके बाद? एक्सटेंड इन द सेंस कि एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लें। आप लगाते तो हो संडे को, और कितनी चाहिए? मतलब ऑल्टरनेट पे हर एक, मतलब हर रोज क्लासेस लगा लें बेसिक। नहीं सर सर। रोज नहीं, होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिलता सर। चलो ठीक है, लिखो लिखो, ऐसे लिखो, लिख लिया? एक दो ठीक है एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब फिर आगे जाके ऐसे ना सिलेबस रह जाए। बस दो ही, ज्यादा से ज्यादा दो, मैक्सिमम हफ्ते में 2 लिया करें, ठीक है डन। सर सैटरडे को ले लिया करो, संडे वाले दिन रहने दिया करो। यस सर, सर एक दिन ठीक है, पूरा फुल डे। ठीक है डन। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं 2D में एक और तरह की पैकिंग कर सकता हूँ। देखो एक पैकिंग ये भी तो पॉसिबल है 2D में, कोई डाउट? कि एकदम ऊपर नीचे ना लगा के कुछ इस तरीके से एटम अरेंज किए जाए। क्लियर है या नहीं? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। धनिष्ठा एक बात बताओ, ये वाली पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट है या पुरानी वाली पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट है, दिस वन और दिस वन?
तो सेकंड वाली एफिशिएंट है ज्यादा। इसमें देखो एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा बचती है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, जबकि इसके अंदर एम्प्टी स्पेस कम है। एम्प्टी स्पेस है इसमें भी लेकिन बहुत कम। तो पहले तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने के लिए कोई भी एटम अंडर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। मान लो यही वाला एटम ले लो, मेरा ये वाला एटम अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो इससे डायरेक्टली कितने एटम्स टच हो रहे हैं? 1 2 टच देखना है जो डायरेक्टली हो रहे हैं, 3 4 5 6। ऊपर से अगर मैं इन सबको मिलाऊं, देखो सेंटर से सेंटर मिलाऊं इन सबका, ध्यान से देखना, बेंजीन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन, तो ये हेक्सागन बन गए। अगर मैं इन सबके सेंटर से सेंटर को मिला दूं तो क्या बन रहा है? हेक्सागनल। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है? 6 एंड मोर एफिशिएंट, ये ज्यादा एफिशिएंट है देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोई डाउट? ज्यादा एफिशिएंट क्यों है? बिकॉज ऑफ लेस void space। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट सर। करो इसे। कर लिया नोट? नहीं सर, अभी सर्कल बने सर, ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है।
समझ आया ये? वैसे किसी को कोई डाउट इसमें? इशिका समझ आया? इशिका, महिमा, आदित्य, अर्शिया? हाँ जी सर। तो समझ आ- यस। ठीक है। तन्वी, तुम्हारी बहन बीमार हो रखी है। क्या हुआ सर? वापस बोलना। हमारी बहन बीमार हो रखी है, तुम्हें पता ले लेना चाहिए। कौन सी वाली बहन वो? क्लास में या असली वाली? असली वाली, असली वाली। अच्छा। क्लास वाली बहन तो ठीक है ना निहारिका? ठीक हो ना? यस सर। लिख लिया अब तो? Done. Hopefully। अब आगे करते हैं। देखो, अब हम 3D में पढ़ते हैं, क्लोज पैकिंग इन 3D। देखो ध्यान से समझना। अब जब मैं बना रहा हूं, कोई साथ साथ ना बनाए, सिर्फ समझना। साथ साथ बनाओगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। देखो, पहले तो 2D की एक लेयर बनानी होगी। 3D क्या होता है, इसके ऊपर एक और लेयर लगा दूं। 2D से 3D में कैसे जाते हैं कि जो 2D में आपके पास पैकिंग है उसके ऊपर एक और लेयर लगा दो, वो 3D बन जाता है। ऐसे ही होता है ना? Yes sir. है ना? तो मतलब इसके ऊपर मुझे एक और लेयर लगानी है। अब ध्यान से देखो, जो ये लेयर 1 है, मैं इसको लेयर 1 बोल देता हूँ या लेयर ए बोल देता हूँ इसको। इस लेयर ए में दो तरह के वॉइड्स हैं। एक जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, ऐसे सीधा ट्राइंगल टाइप। ध्यान से देखो तो दो तरह के वॉइड्स हैं। एक तो जिसमें सीधा सा ट्राइंगल दिख रहा है, एक वॉइड ऐसी है जिसमें उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है। दो तरह की वॉइड्स दिख रही हैं, या तो सीधे ट्राइंगल वाली या उल्टे ट्राइंगल वाली, है ना? तो यहाँ पे देखो, मैं थ्योरी वाइज लिख लिख के तुम्हें समझा रहा हूँ। जो जो लिख रहा हूँ बाद में नोट करने का टाइम दूंगा, तो अभी के लिए बस समझते चलो। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। इन लेयर ए। एक ये वाली वॉइड है, एक ये वाली वॉइड है। इसको मैं बोल देता हूँ टाइप 1 एंड इसको मैं बोल देता हूँ टाइप 2 वॉइड। तो दो तरह की वॉइड्स हैं। अब मुझे इसके ऊपर लेयर लगानी होगी अगर मुझे 3D में पैकिंग करनी है। इसके ऊपर लेयर लगानी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको कवर कर दूं या मैं इसको कवर कर दूं। दो ऑप्शंस होंगे हमेशा, या तो सीधा ट्राइंगल वाली वॉइड कवर कर दो या उल्टे ट्राइंगल वाली वॉइड कवर कर दो। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कवर कर रहा हूं, कवरिंग टाइप 1 वॉइड ऑफ लेयर 1 बाय लेयर 2। मैं क्या कर रहा हूं, जो टाइप 1 वॉइड है लेयर 1 की, टाइप 1 मतलब सीधा ट्राइंगल, टाइप 1 वॉइड को कवर कर रहा हूं। दैट इज placing the atoms of layer 2 exactly above type 1 voids of layer A। लेयर बी कह लो, लेयर 2 नहीं, लेयर बी कह लो। लेयर्स को हम ए बी के हिसाब से लिख रहे हैं एंड वॉइड्स को 1 2 के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, कवरिंग द टाइप 1 वॉइड्स ऑफ लेयर ए बाय लेयर बी। इसका मतलब क्या है कि मैं लेयर बी के जो एटम्स हैं वो टाइप 1 वॉइड्स के ऊपर रखूंगा। देखो कैसे, ध्यान से समझना, बाद में बनाना, साथ साथ बनाने की कोशिश मत करना, लेकिन समझ जरूर लेना, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। सर बोलो। सर हम दोनों वर्ड क्यों नहीं कवर कर सकते, ऊपर ट्रायंगल वाला और नीचे वाला? कुछ नहीं आता।
कि दोनों क्यों नहीं हो सकता। अभी जब लेयर लगेगी ना तो अपने आप समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं कवर हो रहा। ठीक है, ऑलमोस्ट या थोड़ा सा छोटा कर दें। सेम साइज का एटम है, देखो जो लेयर 1 में मैंने साइज यूज किया उसी एटम उसी साइज का एटम लेयर 2 के लिए यूज कर रहा हूँ, बस मैंने डिफरेंट कलर ले लिया है। तो मैं लेयर 2 का एटम इस तरीके से रख रहा हूँ कि जो लेयर 1 का एटम है वो कंप्लीटली कवर हो जाए। जो लेयर 1 का सीधा ट्राइंगल वाला वॉइड है देखो वो कंप्लीटली कवर हो गया है इससे। कोई डाउट? जो लेयर 1 का वॉइड था एकदम उसके ऊपर जाके एटम रख दिया ताकि वो कवर हो जाए। क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान से देखो, मैं एक एक करके लेयर 1 की ये वाली वर्ड्स कवर करने की कोशिश करता हूँ। ये भी तो सीधा ट्राइंगल है तो इसे भी कवर कर देता हूँ। सारी सीधे ट्राइंगल वाली वर्ड्स को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से नोट करते चलो, बस समझते चलो। बनाना डायग्राम बाद में ही है, एंड मुझे पता तुम सबसे किसी से डायग्राम नहीं बनने वाला। कई बार तो ऑफलाइन में मैं बच्चों का डायग्राम बना के देता। समझ आ जाए ये डायग्राम वही बहुत है। ऑफलाइन में तो समझाने में भी दिक्कत होती थी, मतलब जब बोर्ड पे बनाते थे, क्योंकि बोर्ड पे एक तो मार्कर से वो कभी सेम साइज का स्क्वायर बनता ही नहीं था। आजकल तो टीचिंग थोड़ी आसान हो गई है कंपैरेटिवली। ठीक है, सर ये रेड वाले हैं तो लेयर बी के एटम ही है ना? हाँ ये लेयर बी के हैं। सीधे ट्राइंगल वाली वर्ड कवर करनी है ध्यान से। देखो कुछ इस तरीके से एटम्स आ जाएंगे। इसको हटा देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। कोई डाउट? नो सर। क्या जब मैं सीधा ट्राइंगल वाली वर्ड कवर कर रहा था क्या उल्टा ट्राइंगल कवर हुआ? नहीं। ध्यान से देखो, उल्टा ट्राइंगल यहाँ था, यहाँ पे। अगर तुम ध्यान से देखो, जो उल्टा ट्राइंगल वाली वॉइड थी वो ऐसे तो व्हाइट वाला एटम सिलेक्ट नहीं होगा शायद, नहीं व्हाइट वाला ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा। देखो जो उल्टा ट्राइंगल वाली वॉइड थी वो यही थी ना, देखो ये मार्क की हुई है मैंने बीच में, ये थी, दिख रहा है ध्यान से? तो ये कभी भी कवर नहीं होगी जब मैं सीधे ट्राइंगल को कवर करने की कोशिश करूंगा। एक ही तरह की वॉइड कवर होगी, या तो उल्टा ट्राइंगल कवर कर लो या सीधा ट्राइंगल कवर कर लो। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? किस किस को ये चीज समझ नहीं आई? लेयर बी की किसको समझ नहीं आया कि लेयर बी में किया क्या है? रचित क्लियर है? यस सर। निहारिका, इंद्रजोत, Yes, अर्शिया, sir. जिया? Yes, हाँ जी सर। तो ऐसा करते हैं, एक और नीचे लेयर लगा देते सर, ये जो नीचे वाले वर्ड थे वो बिल्कुल भी नहीं कवर हुए कि थोड़े थोड़े से हुए हैं? जैसे हल्का पहले हल्का तो कवर तो होगा ही, देखो ये कि बिल्कुल ही कवर नहीं हुआ, हल्का हल्का तो कवर होगा ही। अच्छा ठीक है। कुछ इस तरीके का बन गया सेटिंग। ठीक है, ये लेयर बी है। बनाओ इसे फटाफट, यहां तक बनाओ क्योंकि अभी थर्ड लेयर भी लगानी है, एंड थर्ड लेयर जब मैं लगा दूंगा तो डायग्राम कुछ नहीं समझ आएगा कि क्या बन गया है। तो अभी के लिए फटाफट इस डायग्राम को बनाओ यहां तक। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार बनाना है तुम्हें ये डायग्राम। 2 बार खुला खुला डायग्राम बढ़िया सा एक अलग से पेज पे बनाओ, या फिर अभी के लिए समझ लो घर पे रिकॉर्डिंग से बना लेना। 2 पॉसिबिलिटीज। बोलो अभी बना रहे हो? धनिष्ठा? बन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कुछ बना के। सर मैं बाद में करूँगी।
बाद में बनाना सर, एक करके बना लेंगे। बाद में बनाना, एंड रिकॉर्डिंग से देख के आराम से बनाना लेयर वाइज, ठीक है। अब देखो जो लेयर बी है उसमें भी फिर से दो तरह की वर्ड्स आ गई। देखो एक फिर से उल्टा ट्राइंगल, एक सीधा ट्राइंगल, फिर से दो तरह की वर्ड्स नजर आ रही हैं। एक जिसमें सीधा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाली देखो सीधा ट्राइंगल वाली, एक जिसमें उल्टा से ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये देखो उल्टा ट्राइंगल। कोई डाउट? तो देखो नो सर। इसमें इसके बाद हम लिख सकते हैं कि द लेयर सो फॉर्म मतलब लेयर बी also has two types of voids। इसमें भी दो तरह की voids निकली, सेम टाइप 1 एंड टाइप 2 जैसे पहले निकली थी। टाइप 1 सीधा ट्राइंगल, टाइप 2 उल्टा ट्राइंगल, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैंने पहले कौन सी वर्ड कवर करी थी, सीधा ट्राइंगल वाली। अब मैं कौन सी वर्ड कवर करता हूं, उल्टा ट्राइंगल वाली। नाउ covering type 2 voids of layer B by layer C। विदाउट कवरिंग, अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, पहले मैंने कौन सी कवर की थी, ये वाली कवर की थी। अब मैं ये वाली कवर करने की कोशिश करता हूं कि चलो अब इस बार ये वाली करके देख लेते हैं। अब ध्यान से समझो दोबारा से, अब मैं क्या करना है, उल्टा ट्राइंगल वाली वर्ड को कवर करना है। उल्टे ट्राइंगल वाली वर्ड को कवर करने की जैसे ही हम कोशिश करेंगे, पहले एटम बना लूं मैं सेम साइज का, तो एंड फिर शुरू करते हैं। देखो अब मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको जब मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो ये एटम लेयर 1 के एटम से तो मैच कर रहा है। ध्यान से देखो नीचे व्हाइट वाला एटम देखो, लेयर 1 का दिख रहा है व्हाइट वाला एटम। यस सर। जब मैं लेयर 3 लगा रहा हूं और लेयर 3 में मैं सेकंड लेयर का टाइप 2 वर्ड कवर कर रहा हूं, तो वो एटम तो एग्जैक्टली कैसा है, फर्स्ट लेयर जैसे। एंड अगर मैं ये लेयर बना भी देता हूं पूरी, तो ध्यान से देखो जो ये लेयर बनेगी ये तो फर्स्ट लेयर जैसी बन रही है। ये जो लेयर बनेगी देखो व्हाइट एटम्स को कंप्लीटली कवर है, व्हाइट वाली लेयर बन रही है, तो वापस बन रही है या नहीं बन रही? यस सर बन रही है। ये तो व्हाइट वाली लेयर बन रही है दोबारा से। सबको दिख रहा है, समझ आ रहा है, या सब ऊपर से जा रहा है? सर आ रहा है समझ। तो जो लेयर बन रही है ये तो फर्स्ट लेयर जैसी है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं द न्यू लेयर फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर। तन्वी समझ आया? यस सर। द न्यू लेयर फॉर्म्ड is exactly similar to first layer। फर्स्ट लेयर मतलब लेयर ए, तो लेयर ए इज इक्वल टू लेयर सी। तो मतलब ये जो मेरी पैकिंग बनी, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा ए बी पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग। चलता जाएगा, एक के ऊपर एक लेयर चल लगती जाएगी, ए बी टाइप ऑफ सर पैकिंग। सर ये तो हमने लेयर सी नहीं लगाई थी। तो लेयर सी वॉज सिमिलर, अच्छा लेयर सी वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ लेयर ए। यस ठीक है, तो लेयर सी तो बनी नहीं, वो तो नई लेयर बनी नहीं, वो तो एक पुरानी लेयर की जैसी बन गई, तो मैं उसको नया नाम क्यों दूं, मैं उसको लेयर ए ही बोलूंगा। क्लियर है?
सर तो पैकिंग कौन सी होगी, ए बी है, AC ए बी सी वाली लेयर तो ए के जैसी है ना, तो ए बी सी तो आया ही नहीं, सी तो हम लगाने लगे थे लेकिन जब लगा के देखा वो तो ए जैसा निकला। ओके सर। दिव्यांश, इशिका, जिया, महिमा क्लियर है? निहारिका? Yes, एक बार sir. डायग्राम दिखा दो। Yes, sir. डायग्राम दिखा दें, ये लो डायग्राम। सर पर इसमें हमने वाइट और ब्लू वाले ऐसे इक्वली थोड़ा ना रखे, मतलब ये तो हमने उसके आगे रख दिए रेड वाले के। क्या कह रहे हो? तो मतलब जो ब्लू वाला है वो रेड और दोनों रेड के बीच में होता तो वो वाइट के इक्वल होता ना। नहीं, जो ये लेयर बनी है ये नई लेयर तो नहीं है ना, ये सिमिलर एज दैट ऑफ लेयर है, उसी की पोजीशन पे तो एटम्स आ रहे हैं। मान लिया लेयर ए से जुड़ नहीं रही, मैं ये नहीं कह रहा कि लेयर ए को टच कर रही है, बीच में एक लेयर लगी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ ये जो लेयर बनेगी ये एग्जैक्टली सिमिलर होगी एज दैट ऑफ लेयर ए, क्योंकि एकदम ध्यान से देखो व्हाइट वाले एटम के ऊपर ही तो एटम आ रहे हैं बार बार। और हम ये कह सकते हैं ना कि अगर रेड वाली ना होती तो ब्लू वाली और व्हाइट वाली कोइंसाइड कर जाती। कोइंसाइड कर जाती। जिया सर क्लियर? यस बोलो सर। इधर जो अगर सर हम टाइप 1 वॉइड को कवर करते फिर तो ये फिर भी ट्रू होना था। अब केस 2 है, वो केस 2 में चलते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लें एक बार, फिर वो केस 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नहीं? ये ब्लू वाला नीचे नीचे वाली लेयर में भी कंटिन्यू हो जाएगा? हाँ हाँ, वो मैंने ज्यादा बनाया नहीं तो हॉचपॉच हो जाता, इतना बनाना ऐसे समझ आ जाएगा, हमें सिर्फ समझना है बस, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कौन सा? कर लिया नोट सबने? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? डायग्राम बाद में बनाना। अब मुझे एक बात बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ पैकिंग। कोई भी बच्चा ट्राई करो, तुम्हारे पास 2 मिनट है। फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ पैकिंग। 9 9 12 7 लग रहा है, और टॉप लेयर के लिए तो 7 होगा। 7 होगा। कोऑर्डिनेशन नहीं, नंबर 7 नहीं पता है ना होगा। कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कोई एक बीच का एटम लिया जाता है, कॉर्नर्स का एटम नहीं लिया जाता। कोई एक बीच का एटम उठा लो, जैसे रेड लेयर बीच में आ गई है ना, तो रेड लेयर का कोई एक एटम उठा लो, क्योंकि ये 2 लेयर्स के बीच में आ रही है। कोई भी एक एटम उठा लो रेड लेयर का, एंड वो देखो कि कितने एटम से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। डायरेक्टली सर 12। ठीक है, 12 होगा। 12 आंसर। देखो ध्यान से, इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करते हैं। ये मैं यहाँ ये वाला आइटम ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं डिलीट करता जाऊंगा ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आता जाए। ठीक है, ये वाला आइटम ले रहा हूँ मैं, रेड वाला। ये आइटम दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर ब्लू भी एकदम आ रखा है, कवर हो रखा है, तो ये बीच में पड़ा है एकदम। मतलब मैं ये वाला आइटम ले रहा हूँ, रेड वाला। क्लियर है कि मैं कौन सा आइटम ले रहा हूँ? अब ध्यान से देखो, ये जो रेड वाला आइटम है इसके ऊपर कितने एटम्स हैं डायरेक्टली जो कांटेक्ट में है? ऊपर मतलब ब्लू वाले कितने एटम्स इसको टच कर रहे हैं सर 3। डायरेक्टली? 3। तो मैं ये 3 हटा देता हूँ, मुझे 3 तो दिख गया है, मैं और देखने की कोशिश करता हूँ। ये 3 हटा देता हूँ। मैंने जो एटम उठाया था वो ये था, इसकी अपनी लेयर में कितने एटम्स इसको टच कर रहे हैं?
So 1 6. 2 3 4 5 6 अपनी लेयर में तो 6 टच कर रहे हैं। चलो ये भी पता चल गया। इसके नीचे वाली लेयर में कितने एटम्स इसको टच कर रहे होंगे? सर 3, क्योंकि फर्स्ट वाली और ऊपर वाली आइडेंटिकल थी। ध्यान से देखो, ये हटा देता हूँ साइड साइड से। ध्यान से देखो, नीचे वाली लेयर में कितने टच कर रहे थे इसको? 3। 1 2 3। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। सबको क्लियर है? किसी को कोई फिर डाउट? से बताना, फिर से बताना एक बार। ये वाला एटम अंडर ऑब्जर्वेशन है, रेड वाला। ठीक है, इस रेड वाले के ऊपर कितने एटम्स हैं जो इसको टच कर रहे हैं? 3। 3 ब्लू एटम्स टच कर रहे हैं इसको, देखो। ठीक है, इन 3 को हटा देता हूं। इसकी अपनी लेयर में इसको कितने टच कर रहे थे? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 तो इसकी अपनी लेयर में टच कर रहे थे, तो 6 अपनी लेयर में, 3 ऊपर। ठीक है, अब ये 6 भी हटा देता हूं। अब नीचे देखो कितने एटम्स टच कर रहे हैं? 3। 1 2 3। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। ठीक है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ऐसी पैकिंग का? 12। एंड इसको हम प्यार से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं इन 3D। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग in 3D and 74% packing efficiency. ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ये हम कैलकुलेशंस में नहीं जा रहे, डायरेक्टली याद रखो। 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी रहती है, ये नोट करो। अच्छा, नोट तो इसको बाद में कर लेना डायग्राम के साथ। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक? किसी को कोई यस डाउट? सर। अरे रिकॉर्डिंग तो देख लें, पता चले रिकॉर्डिंग ही ना हो रही है। हो रही है। अब देखो, इसका एक और केस बन सकता था जो इंद्रजोत ने डाउट किया। हमने लेयर 1 में इसको कवर किया, एक नई लेयर बना दी। अब जब नई लेयर बनी, मैंने कहा कि मैं टाइप 2 को कवर करता हूं। मैं फिर से टाइप 1 को भी तो कवर कर सकता था, कर सकते थे ना? कि मैं जो लेयर बी बन रही है उसमें 2 तरह के वॉइड्स मिल रहे थे, मैंने टाइप 2 को कवर कर दिया था। टाइप 2 को कवर करने से सेम लेयर मिल गई। अगर मैं टाइप 2 को कवर ना करूं और टाइप 1 को ही करूं फिर से, तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनेगी। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है? केस 2 बेसिकली this is covering type 1 voids, सीधा ट्राइंगल, type 1 voids of layer B using layer C। ये करके देखते हैं, क्या पता कुछ नया बने। ठीक है, यूजिंग लेयर C। आ जाते हैं इस डायग्राम पे वापस। ब्लू वाली लेयर हटा देते हैं क्योंकि अब मैं नया कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हटा दी। मैंने क्या कहा कि भाई ये जो ब्लू वाला एटम है, सीधे वाले के ऊपर ही प्लेस करते हैं पहले। जैसे सीधे वाला एटम है ना, इस वाली वॉइड के ऊपर, ये वाली जो सीधा ट्रायंगल वाली वॉइड है, इसी को कवर करते हैं दोबारा से। समझ आ रहा है कि लेयर 1 में भी सीधे ट्रायंगल वाली वॉइड को कवर किया, लेयर 2 में भी किसको कवर करते हैं? सीधे ट्रायंगल वाली वॉइड को कवर करते हैं। कोई डाउट? क्लियर है नो या नहीं? महिमा, इंद्रजोत, यस सर। आदित्य, तन्वी, हाँ जी सर। निहारिका, अर्शिया, क्लियर है ना? क्लियर है सर। यस सर। देखो जब लगे कि ऊपर से जा रहा है तो बता देना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संभाल लेंगे, नीचे ले आएंगे फिर से। तो देखो मैं सीधे ट्रायंगल वाली वॉइड को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं उल्टे ट्रायंगल वाला कवर ही नहीं करता। तो ये तो एकदम नई लेयर बन गई। देखो ना तो ये लेयर 1 से मैच कर रही है, ना ये लेयर 2 से मैच कर रही है। सीधा ट्रायंगल वाला वॉइड कवर करना है एंड उल्टा ट्रायंगल वाला वॉइड कवर नहीं करना है।
तो ये तो देखो एक नई लेयर बन गई, अ न्यू लेयर इज फॉर्म। ना तो ये लेयर 1 जैसी है, ना ये लेयर 2 जैसी है। तो अ न्यू लेयर इज फॉर्म्ड विच इज नेम्ड एज लेयर सी। इसको हम बोल देते हैं लेयर सी। ठीक है, तो जब मैंने ऐसा किया तो एक न्यू लेयर बन गई, अ न्यू लेयर इज फॉर्म्ड। वो नई लेयर कौन सी है? लेयर सी। एंड ऐसी पैकिंग को हम बोलते हैं एबीसी पैकिंग। सच पैकिंग इज कॉल्ड एबीसी टाइप पैकिंग। प्यार से क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग या सीसीपी अरेंजमेंट। इंद्रजोत, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो सकता है इस टाइप की पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर? यशिका, तुम ट्राई करना चाहोगे? सर 1 मिनट देखने दो। अनिष्टा? सर 12 ही होगा शायद। घनिष्ठा? 2 मिनट सर। सर 12 भी लग रहा है इसका। 12 भी लग रहा है। तन्वी? होगा। तो मुझे भी 12 भी लग रहा है। आंसर 12 ही है। देखो, कोई भी एक एटम फिर से उठा लेते हैं। मैं इस एटम को फिर से उठाता हूं, इस वाले को, रेड वाला। इसके ऊपर कितने एटम्स हैं डायरेक्टली? 3 ही तो हैं। इसके ऊपर कितने एटम्स हैं डायरेक्टली? 3। फिर 3 को हटा देता हूं एक बार। इसकी अपनी लेयर में इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं? अपनी लेयर में 6। ठीक है, तो इन 6 के 6 को हटा देता हूं। एंड इसके नीचे कितने थे? फिर से 3। तो 3 नीचे 3 ऊपर 6 अपनी लेयर में। कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 12। पैकिंग एफिशिएंसी आल्सो सेम 74%। क्लियर है? कोई डाउट? सर बोलो। सर तो इनके बीच में सिर्फ पैकिंग का ही फर्क है कि उसमें ए बी रहेगी और उसमें एबीसी। दोनों में बेटर कौन सी हो सकती है? बेटर एज सच कोई भी नहीं है, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। ओके सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक कुछ ना समझ आया हो पैकिंग में? ये हमारी पैकिंग के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है। एंड सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी को भी कोई डाउट? सोच लो, देख लो एक बार। कुछ लगता है कि नहीं समझ आया है तो बता दो। तो समझ आ गया, लेकिन ये बनाएंगे कैसे? ये बनाएंगे कैसे ये? बनाएंगे कैसे? कंपास लो एंड बनाओ, या ट्रेसिंग इतना अच्छा नहीं बनेगा। या चूड़ी ले लो ना एक कड़ा,
या चूड़ी सर्कल बनाने हैं ना, बस बेसिकली चीज क्या है, तो सेम साइज बॉटल कैप से अच्छा बन जाएगा। से, हाँ बॉटल कैप से। तो बेसिकली इसमें डायग्राम सही बनाना है तो सेम साइज के सर्कल्स आने चाहिए। मेरा डायग्राम क्यों समझ आ रहा है, क्योंकि सेम साइज के सर्कल्स हैं। जब मैं बोर्ड पे बनाता हूँ तो दिक्कत आती है थोड़ी सी, क्योंकि सेम साइज के सर्कल नहीं बनते हैं, लेकिन वही टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, काम आसान होता जाएगा। एंड इस सीसीपी को हम एफसीसी भी बोलते हैं। जो हमने एफसीसी स्ट्रक्चर किया था ना वो यही है, जो हमने एफसीसी स्ट्रक्चर किया था वो यही होता है। ठीक है, अब नया टॉपिक सर शुरू करते हैं। कैसे कैसे सर ये एफसीसी कैसे हुआ? जब ये लेयर वाइज लेयर बनाते जाओगे ना, जब प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, 6-7 लेयर लग जाएंगी, तो ये एफसीसी के जैसा दिखता है। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि इसको 3D में देखना पड़ता है सामने से, तो तब ये एफसीसी जैसा दिखता है। सर वो 3D में कहाँ से देख सकते हैं? मैं तुम्हें कोई वीडियो का लिंक भेजूंगा, मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है सर। आगे करें फिर। यस सर। हेडिंग डालो रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ radius of cation to the radius of anion. Radius of cation to the radius of anion. Radius of cation upon radius of anion. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले है ट्रायगोनल वर्ड। ये ट्रायगोनल वर्ड क्या होगी, कोई आइडिया? ये जो डेरिवेशंस जब मैं करवा रहा हूँ ये सीबीएसई में, तो ध्यान से नोट करना। किसी को कोई आइडिया ट्रायगोनल वर्ड क्या होती है? हाँ, वाइड फॉर्म्ड, ये नोट करना है सबने, अभी नहीं बाद में। वर्ड फॉर्म बाय क्लोज पैकिंग ऑफ 3 एटम्स। जब हम 3 एटम्स लेते हैं, उनकी क्लोज पैकिंग करते हैं, जो वॉइड बनती है उसको हम बोलते हैं ट्रायगोनल वॉइड। एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 एटम्स की क्लोज पैकिंग कर दी, देखो ध्यान से। क्लोज पैकिंग कर दी मतलब 3 एटम्स को जोड़ जोड़ के रख दिया। जब मैं इन 3 एटम्स को जोड़ जोड़ के रखूंगा, बीच में कुछ जगह बच रही है। ये जो बीच में Yes, जगह sir. बच रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायगोनल वॉइड। कोई डाउट? ये No, क्लियर है? sir. ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करते हैं एंड इट विल लुक मच बेटर। सीधा ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं सेंटर से सेंटर इसका ज्वाइन करूं, सेंटर से सेंटर ज्वाइन करते हैं, तन्वी ये ट्रायंगल कैसा होगा? तो मतलब आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल।
triangle ABC is an equilateral triangle. ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मेरी वॉइड बनी मैंने उसके अंदर एक छोटा सा एटम और लगा दिया। ध्यान से देखो, मैंने जो वॉइड बन रही है उसके अंदर एक छोटा सा एटम और लगा देता। एक छोटा सा एटम जो इसके अंदर एग्जैक्टली फिट हो पाए। सब ऊपर क्या हो गया ऐसे, ये तो ऊपर ही नहीं जा रहा। अब ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा एटम लगा दिया जो एकदम इसके अंदर फिट हो सके। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में? 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री का होता है। एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, मुझे पता है मुझे मैथ्स नहीं आती है, अगर कहीं पे गलती करूंगा तो बता देना। मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, अगर वो मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं वो इसके सेंटर को ज्वाइन करेगा कुछ इस यस तरीके से। सर। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे नीचे घेर देता हूँ। ये जुड़ रहा था, जूम में जाते हुए जुड़ा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। यस सर। इसको मैं नाम दे देता हूँ O, इसको नाम दे देता हूँ D। कोई डाउट यहां तक? अब ये एंगल कितने का रह गया, 30 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर था। कोई हाँ डाउट? जी सर, नो सबको डाउट। क्लियर है? अब ये जो चीज है ये है मेरा रेडियस ऑफ एटम। ग्रीन से तो क्लियरली विजिबल नहीं है शायद, तो मैं ब्लू से बना देता हूं। ये मेरा रेडियस ऑफ एटम है, देखो यहां तक पूरा, ठीक है। एंड ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? सर ये वॉइड का रेडियस कैसे हुआ, वॉइड के अंदर के एटम का हुआ? हाँ, मतलब हम इसको रेडियस ऑफ वॉइड बोलेंगे क्योंकि एटम का जो एटम है वो वॉइड के अंदर है, तो इसको हमने नाम दे दिया रेडियस ऑफ वॉइड। ओके सर। ठीक है, मतलब है तो ये रेडियस वॉइड का नहीं, एटम का है जो उस वॉइड के अंदर है, तो उस एटम के रेडियस को हमने प्यार से नाम दे दिया रेडियस ऑफ वॉइड। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में रखना, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं। हमारे पास एक ट्राइंगल है BOD, एंगल OBD इज 30 डिग्री, एंगल OBD इज 30 डिग्री। OB is equal to radius of atom plus radius of void, whereas BD किसके बराबर है, एटम के रेडियस ऑफ एटम। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज अब ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं साइड, ज्यादा जूम आउट नहीं करूंगा, दिखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। देखो, इन ट्राइंगल BOD एंगल ODB is 90 डिग्री, ODB 90 डिग्री था, एंड एंगल OBD दिस वाज 30 डिग्री। और हमने क्या कहा कि जो OB है दिस इज रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड, whereas OD this was radius of atom। cos 30 किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है मेरे ख्याल से OD अपॉन OB। अगर मैं cos लूंगा cos 30, वो किसके बराबर होगा, BD अपॉन OB के बराबर। cos 30 किसके बराबर होगा, BD अपॉन OB के बराबर। एंड cos 30 होता कितना है, √3/2। BD कितना है, रेडियस ऑफ एटम के बराबर है, whereas OB is equal to radius of atom plus radius of void। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इस चीज को, अब थोड़ा सा सॉल्विंग पार्ट पे आ जाते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग, इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूं।
रेसिप्रोकेटिंग पे क्या आ जाएगा, 2/√3. दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ void अपॉन radius of atom. Separating the LCM. Separating LCM. तो ये बनेगा 2/√3. This is radius of atom upon radius of atom plus radius of void upon radius of atom. On solving, यहां से मेरे पास radius of void upon radius of atom आ जाएगा, which will be 2/√3 minus 1, which will be equal to 2 minus √3 upon √3. एंड इसको सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से 0.155 या 0.115 समथिंग आता है. 2 minus 1.732 divided by 1.732, 0.155. तो ये पहली वैल्यू जो तुम्हें याद रखनी होगी ट्राइगोनल void के लिए, रेडियस रेशियो, एंड डेरिवेशन इज इन CBSE. क्लियर है या नहीं? यस सर. ये जो रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ void निकाला ना हमने, ये रेडियस रेशियो ही है, इसको हम रेडियस रेशियो ही बोलते हैं void के लिए. ये क्या होता है, voids का रेडियस रेशियो. जब भी तुमसे कोई void का रेडियस रेशियो पूछता है ना, तो यही निकालना होता है. नोट डाउन, फटाफट नोट करो इसे. सर सीबीएसई में वो यही पूछते हैं, मतलब रेशियो पूछते हैं void का, रेडियस और इसका. डिराइव द रेडियस रेशियो ऑफ ट्राइगोनल void इस तरीके से. एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में. ओके सर. ठीक है. कर लिया नोट सबने? तो बस एक मिनट, लास्ट लाइन रहती है. समझ आया वैसे आदित्य? चलो आ गया समझ. सॉफ्टवेयर की हेल्प से समझ आ गया, नहीं तो इतना जूम करना तो पॉसिबल ही ना हो पाता जितना हमने नीचे करके यहाँ पे देखा. देखो अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा. वैसे भी पढ़ा देते, ऐसे तो पढ़ाते आई हैं, लेकिन तन्वी ने तो बिना सॉफ्टवेयर के उससे पढ़ा भी हुआ है ना तन्वी? क्या सर? पिछले क्या साल बिना मैंने इस सॉफ्टवेयर का इतना अच्छा यूज नहीं किया था जितना इस साल कर रहा हूँ. पिछले साल तो नॉर्मली बनाता था मैं, मुझे सर्कल्स वगैरह का ध्यान भी नहीं था कि यहाँ पे भी सर्कल्स होते हैं. हाँ सर, तब आपने कभी इतना यूज नहीं किया. अब आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो. अब मैं ऑनलाइन की तरफ ज्यादा मूव ऑन कर रहा हूँ ना. तो बस आपका इंटरेस्ट भी है ना ऑनलाइन पढ़ाने में, इसलिए आप अपने सारे फीचर्स देख रहे हो.
सच में इंटरेस्ट है। बीच में जब सब कुछ ऑफलाइन हो गया था तो एक बार इंटरेस्ट खोता गया था, लग रहा था कि ज्यादा देर ऑनलाइन का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब से फिर से ऑनलाइन हुआ है तो वापस वो इंटरेस्ट बढ़ गया, बेटा बढ़ के वापस आया है। सर अब तो फर्क भी नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ट्यूशन में भी हम पढ़ते तो सॉफ्टवेयर पे ही है, तो काइंड ऑफ ऑनलाइन जैसा ही है। बिल्कुल, ट्यूशन पे भी अब तो एक तरह का ऑनलाइन ही है। हाँ ये है कि बस तुम्हें फेस टू फेस पढ़ने का मौका मिलता है उसमें, लेकिन पढ़ाना तो मैंने वहां पे भी यही होता है। वहां पे टीवी लगा हुआ है एक तरह से, तुम्हें पढ़ना तो वहीं पे यही इसी सॉफ्टवेयर पे। एंड कहीं ना कहीं मुझे खुशी होती है कि वो वाला सिस्टम हमने चूज किया, क्योंकि हम पहले बहुत सारे सिस्टम्स पे काम कर रहे थे एंड अच्छा लगा एंड में कि हमने ये सिस्टम डिसाइड किया। मतलब मुझे शुरू में ये सिस्टम पसंद नहीं था कि ऑफलाइन को ऑनलाइन की तरह बनाया जाए, मैं अगेंस्ट था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, अच्छा निकला डिसीजन। ट्राई करने से ही पता लगता है नई चीजें। मतलब मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट था कि ऑफलाइन वाला तो एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा बिल्कुल बच्चों में, लेकिन ठीक है चलो, इससे फायदा बहुत हुआ ना कि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेनी पड़ रही, ऑनलाइन भी साथ साथ चल सकती हैं, ऑफलाइन भी साथ साथ चल सकती हैं, तो बहुत बेनिफिट हुआ इस चीज में। जिया समझ आ रहा है तुम्हें या सब ऊपर से चला गया? ठीक है, आज इतना ही करेंगे, 7 मिनट हैं एंड अगली डेरिवेशन मैं शुरू नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत लंबी निकल जाएगी। आज के लिए इतना ही, तुम्हें आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है? कोई डाउट्स है तो रुक सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो। अगली क्लास में हम बाकी के वर्ड्स को कवर करेंगे। आज एक ही वर्ड कवर किए हमने, ट्रायगोनल वर्ड, 2 वर्ड्स और हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सर, बाय बाय। सर होमवर्क? थैंक यू। कोई होमवर्क नहीं रचित आज, इधर तरणवीर, आज कोई होमवर्क नहीं, आज सिर्फ इसी को नोट बनाओ जो तुम्हारा डायग्राम है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय सर। बाय बाय बाय।